हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द वेरी फेमस जजमेंट ऑफ प्रशांत भूषण जो कल आया था सुप्रीम कोर्ट से और 82 पेजेस का है। ये बात करता है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के बारे में कि कितनी सजा होगी प्रशांत भूषण को फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो हुआ था बाय 2 ट्वीट्स ऑफ प्रशांत भूषण। अब देखिए, हमको पहले इसका कुछ बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि उनको सजा हुई है 1 रुपए की और ना देने की स्थिति में उनको जाना पड़ेगा 3 महीने के लिए जेल और साथ ही साथ 3 साल तक प्रैक्टिस से बाहर हो जाएंगे। तो पहला ट्वीट था वो इस बारे में था कि जो फिजिकल हियरिंग ऑफ द कोर्ट्स है वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है और इसीलिए बहुत सारे लिटिगेंट्स बहुत परेशान हैं। और दूसरी बात ये थी, ट्वीट इस बारे में था कि जो 6 चीफ जस्टिस थे पहले के, उनके कारण जो है वो बहुत कुछ गलत हुआ है और भविष्य उनको देख के पछताएगा। इस बारे में पूरी बात। उसके बाद एक कंप्लेंट के खिलाफ हो गई इन द सुप्रीम कोर्ट कि इन्होंने कंटेम्प्ट किया है, पर ये जो कंप्लेंट थी बाय अ प्राइवेट पर्सन वो केवल एक ट्वीट के ऊपर थी और कंप्लेंट गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री होती है, यानी कि वहां का जो ऑफिस स्टाफ होता है, उन्होंने कंप्लेंट को ले लिया। यहां पे प्रशांत भूषण जी ने क्या बोला, उन्होंने यहां पे ये कहा कि देखिए माय लॉर्ड, अगर एक इंडिविजुअल, एक प्राइवेट व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट करता है कि उसने किया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है ऑफ द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, और यहां पे वो नहीं हुआ है। और इसीलिए जो आपकी रजिस्ट्री ने इस कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, ये इलीगल एक्शन है। तो यहां पे कोर्ट ने कहा कि देखिए, उन्होंने बात करी थी एक ट्वीट के बारे में और हमने उस ट्वीट को लेके और साथ ही दूसरी ट्वीट को लेके जो आया था टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार के अंदर, हमने दोनों के ऊपर सू मोटो एक्शन ले लिया, यानी कि खुद सही एक्शन ले लिया है और खुद के एक्शन के ऊपर किसी की परमिशन नहीं लगती है। तो इसी के बाद शुरू हुआ पूरा मामला और आगे बढ़ता गया और फाइनली उनको सजा हो गई। अब बात करते हैं उनकी पनिशमेंट के बारे में। तो देखिए, पनिशमेंट के बारे में हमको यह समझना है कि इसको हमको देखना पड़ेगा विद 6 पर्सपेक्टिव्स। अब बात करते हैं जजमेंट की। तो ध्यान रखना है कि जजमेंट जो हो रहा है वो बता रहा है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की कितनी सजा होगी। अब पहली इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 53 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो बताता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर हमारा जो गुड कैरेक्टर होता है वो रिलेवेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अच्छा आदमी हूं, मेरा कैरेक्टर अच्छा है, मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करता हूं, साथ ही मैंने बहुत सारी PIL डाली हुई थी अच्छे कामों के लिए, बिना फीस के मैंने काम किया था और साथ ही बहुत सारे घोटाले मैंने उजागर किए थे और साथ ही मेरे ऊपर कभी भी कोई चार्ज नहीं लगा और मेरा कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया है और मैंने हमेशा इन्वेस्टिगेशन और रूल ऑफ लॉ का पालन किया है। तो ये मेरा गुड कैरेक्टर है, ये रेलेवेंट हो जाएगा इन टाइम ऑफ कन्विक्शन। तो पहला पर्सपेक्टिव क्या है, ऑफेंडर, ये ऑफेंडर कौन है। दूसरी बात, ऑफेंस कैसा है। तीसरी बात, कन्विक्टिंग जजमेंट, जो जजमेंट आया था उनके खिलाफ वो कैसा है। चौथा, कि क्या बोलता है कानून और क्या बोलते हैं अदर डिफेंसेस। साथ ही साथ क्या ये बोनाफाइड था, यानी कि इन गुड फेथ था। और आखिरी बात क्या है कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट में ये था या नहीं था। अब हमको इन 6 बातों को देखना पड़ेगा अलग अलग ढंग से और तब समझ में आएगा जजमेंट। केस का नाम क्या था, केस का नाम था इन रे प्रशांत भूषण एंड अनदर। इन रे का मतलब जब कोर्ट खुद से कोई एक्शन ले लेता है, यानी कि सू मोटो। तो एक तरफ होता है कोर्ट और दूसरी तरफ होता है वो व्यक्ति, कोई 2 पार्टीज यहां पे नहीं होती हैं। अब यहां पे कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने यहां पे कहा कि देखिए, सबसे पहले बात करिए उस ऑफेंडर की, यानी कि यहां पे बात करिए प्रशांत भूषण की, और ये कहा कि 35 साल से ये वकालत कर रहे हैं और बहुत सारे इन्होंने केस लड़े हैं, बहुत सारी PIL डाली है और PIL में कई मामलों के अंदर उन्होंने बिना फीस के काम किया है और बहुत सारे घोटाले जैसे कि कोल माइनिंग केस, साथ ही गोवा माइनिंग केस, उड़ीसा माइनिंग केस, ऐसे बहुत सारे मामले, लोकपाल, CVC, CBI, इन सब मामलों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और साथ ही साथ ही इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, तो उसके भी ये फाउंडिंग मेंबर रहे हैं और बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है। अब इन्होंने बात करी नेचर ऑफ ऑफेंस के बारे में, जो दूसरा पॉइंट है मेरा। मैंने आपको बताया था कि मेरे 6 पॉइंट्स है, तो पहला है ऑफेंडर और दूसरा है ऑफेंस। अब दूसरी बात क्या इन्होंने बोली कि ये जो ऑफेंस है ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये वहां पे डिफाइंड नहीं है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट असल में क्या होगा। अब अगर मैं बोलूं डिसऑनेस्टली या फ्रॉडलेंटली, तो इसका असल में मतलब क्या होगा, ये कब यूज होगा, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये कंफर्म नहीं है। तो ये एक वेग और एम्बिगुअस डेफिनेशन है। और साथ ही कहा इट इज अनक्लियर एंड एम्बिगुअस। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि ये पोटेंशियल ऑफेंडर जो है, यानी कि जिसके खिलाफ ये अपराध साबित हो रहा है, उसको क्या ये बात समझ में आ रही है कि मैंने अपराध किया है, यानी कि ये ऑफेंस की क्लैरिटी नहीं है। और उन्होंने अगली बात क्या बोली कि ऑफेंस ऑफ स्कैंडलाइजिंग ऑफ कोर्ट इज अ नोटोरियस वेग, यानी कि ये जो ऑफेंस है कि आपने कोर्ट की अवमानना कर दी, ये बहुत वेग है, अटपटा है, क्योंकि ये क्लियरिटी नहीं है इसके अंदर, इसमें डेफिनेशन कोई नहीं है। साथ ही उन्होंने बात बोली कि सच एन ऑफेंस हैज टू बी हैंडल्ड विद केयर, कि ऐसे बातों के अंदर, ऐसे अपराधों के अंदर बहुत ही ध्यान से हमको सजा देनी पड़ती है, क्योंकि बात हो रही है लिबर्टी की और दूसरी तरफ बात हो रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। और यहां पे आप उसको छीन लेंगे एक एम्बिगुअस डेफिनेशन से, तो अच्छा नहीं होगा। यहां पे कोर्ट ने और बातें क्या बोली कि कई देशों के अंदर इस लॉ को हटा दिया गया है
और कई जगहों पे जैसे कि ब्रिटेन में 1931 के बाद से कोई भी मामला इसके खिलाफ हुआ ही नहीं है। बोली कि देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था लेटेस्ट, जिसमें सेक्शन आया था 13B, वहां पे ये आया था कि ट्रूथ इज अ डिफेंस। अगर आप सच बोलते हैं तो वो एक डिफेंस हो जाएगा, लेकिन ये बात कलेक्टिवली ट्रू नहीं है, यानी कि फुली ट्रू नहीं है, इसमें कुछ कमियां भी हैं। आपको समझाऊंगा अभी कैसे। अब देखिए बात, उन्होंने अगली बात क्या बोली कि जब आप इस ट्रुथ को एक्सरसाइज करते हैं, इस सच को एक्सरसाइज करते हैं, तो वो करना चाहिए आपको विद ड्यू केयर एंड कॉशन, और साथ ही साथ उसमें पब्लिक इंटरेस्ट की बात भी होनी जरूरी है। यानी कि केवल मैंने सच बोल दिया ये जरूरी नहीं है, उस सच में गुड फेथ भी होना चाहिए और साथ ही पब्लिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति ये बोल दे कि देखिए वो जजेस बहुत करप्ट थे, तो यहां पे गुड फेथ क्या निकल के आ रहा है और साथ ही पब्लिक इंटरेस्ट में क्या हो रहा है। मैंने जो बोला वो सच बोला फॉर एग्जांपल, लेकिन फिर भी इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है यह भी समझना जरूरी है। केवल अच्छी बातें बोल देना ही अच्छा नहीं है, उसके साथ साथ आपको पब्लिक इंटरेस्ट भी शो करना है और गुड फेथ भी शो करना पड़ेगा। साथ ही कोर्ट ने बात बोली कि देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन एक्सप्रेशन में इंक्लूडेड अ फेयर क्रिटिसिज्म इन गुड फेथ। तो अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोर्ट्स को या लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, गुड फेथ के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट में, तो भूषण जी से पूछा गया कि आप क्या बोलना चाहते हैं अबाउट योर ट्वीट्स, कि इसके बारे में आप क्यों ऐसा बोला आपने। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये एक्सप्रेशन है, मेरा ये ओपिनियन है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी ही बात, सेम टाइप की बात जो है वो करी थी 4 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 2018 जब वो आए थे इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने ये बात बोली, कोर्ट ने यहाँ पे एड्रेस किया कि आर्टिकल 19(1)(a दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये बहुत ही हाई पेडेस्टल पे, बहुत ही ऊंचे पद पे है इन कंपैरिजन टू 129 एंड 215। इसका 129 किस बारे में बोलता है? 129 बात करता है कि वो कंटेम्प्ट की पावर रखता है सुप्रीम कोर्ट, और 215 बात करता है कि कंटेम्प्ट की पावर रखता है हाई। साथ ही साथ कोर्ट ने समझाया द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये कहा कि अगर एक तराजू के अंदर हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और एक तरफ हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो जो भारी होगा वो होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि उसको छीनना मुश्किल है इन कंपैरिजन टू यूजिंग द पावर ऑफ 129 एंड 215। अंदर जो देश के सबसे बड़े वकील होते हैं यानी कि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, उन्होंने यहाँ पे ये बोला कि देखिए आप इनको माफ कर दीजिए, और साथ ही साथ ये बोला कि इन्होंने अपने 2009 के कंटेम्प्ट केस के अंदर सॉरी फील करते हैं, इसीलिए आप इस केस में भी इनको माफ कर दीजिए। पर कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे वो स्पेशली मना कर चुके कि वो माफी नहीं मांगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी एड्रेस किया कि जब ये मामला सब जुडिस था, यानी कि अभी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो प्रशांत भूषण जी ने बहुत सारी मीडिया स्टेटमेंट दी और ये कहा कि मैंने जो बोला वो बोनाफाइड कहा, जो मैंने कहा वो सत्य कहा और सब कुछ ऐसा मैंने कहा। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये बात कही कि चेक करना पड़ेगा कि जो बातें ये बोल रहे हैं, जो चीजें ये सबमिट कर रहे हैं, सबमिशंस जो इनके हैं, क्या वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, जो अब नया आ चुका है, जो नया अमेंडेड आ चुका है, उसके हिसाब से है या नहीं। वो पहली चीज क्या है? वो पहली चीज ये है कि उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सब्सटेंशियली इंटरफेयर करें विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि जो उसकी स्टेटमेंट है वो ऐसी हो कि वो वाकई इंटरफेयर करे जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। दूसरी बात, वो स्टेटमेंट झूठी हो, यानी कि वो सच ना हो, और अगर वो सच है तो केवल ये बचाव नहीं है, सच होने के साथ साथ उसको गुड फेथ में होना पड़ेगा, यानी कि बोनाफाइड होना पड़ेगा, और साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट में भी होना पड़ेगा। यानी कि केवल सच बोल देना पर्याप्त नहीं हो जाएगा, सच बोलो वो भी ऐसे कि वो बोनाफाइड कि गुड फेथ में हो और साथ ही पब्लिक इंटरेस्ट में भी हो। अब अटॉर्नी जनरल उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि देखिए माय लॉर्ड, अगर हमको समझना है ट्रूथ बिहाइंड द स्टेटमेंट्स जो प्रशांत भूषण ने बोली हैं, द 2 ट्वीट्स जहां बात करते हैं 6 जजेस की, तो फिर हमको ये भी समझना पड़ेगा कि 6 जजेस के ऊपर जो उन्होंने चार्ज लगाया है कि ये करप्ट हैं या जो भी हैं, इनको चेक करना पड़ेगा और उनको बुलाना पड़ेगा, और तभी इसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठेगी और फिर इंक्वायरी का रिजल्ट आएगा कि वो सच बोला या झूठ। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये समझा आखिर में लास्ट के जो पैराग्राफ्स के अंदर कि इन सबसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, और साथ ही कहीं पे इनको पब्लिक इंटरेस्ट और गुड फेथ नहीं दिख रहा है, इसीलिए इस बात को वो नहीं मानते कि जो है इस बातों के अंदर में कोई सच्चाई है। इस बात को भी माना कि इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही रेकलेस हैं और साथ ही साथ स्कैंडलस हैं, और द वेरी एडिफिस यानी कि द वेरी पिलर ऑफ जुडिशरी को वो हिला देती हैं। समझाया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, हमारे संविधान निर्माताओं ने उसके ऊपर 19 क्लॉज 2 के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, और उसमें एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और वो इंपॉर्टेंट है। जब कोर्ट ने इस बात को माना कि जो 6 चीफ जस्टिस के ऊपर एलिगेशंस लगे थे वो गलत हैं, तो वो उन्होंने इस रीजन से बोले कि देखिए इट इज नेसेसरी दैट दे डू नॉट स्पीक आउट, यानी कि जो जजेस होते हैं वो अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं पब्लिक में जाके, वो पब्लिक कॉन्फ्रेंसेस, इंटरव्यूज, आर्टिकल्स ऐसे नहीं लिख सकते हैं, उनके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो वो जवाब नहीं दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनके ऊपर अपनी रेपुटेशन का बहुत ख्याल होता है कि भैया हमने अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं, हमारी इज्जत हमारे जवाबों से खराब ना हो जाए, कि हम जाके जवाब देते रहे लोगों की हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये समझा कि देखिए वो बातें अपने नहीं बोल सकते और आप उन पे इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं,
और बिना कोई सबूत के लगा रहे हैं। आपके पिटीशनों में चाहे बातें लिखी हों पर उसके ऊपर बहुत ही इंक्वायरी लगती है, आपने कोई एविडेंसेस एज सच नहीं दिए हैं और साथ ही उनके पास अपने जवाब देने का मौका नहीं है, तो वो एक लोअर पेडिस्टल पे आ जाते हैं इस तरह से कि वो अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और इसलिए हम उनकी आवाज़ बन के बोलेंगे। कोर्ट ने यह भी समझाया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और साथ ही साथ कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने यहाँ पे ये भी फाइंड किया कि अगर किसी वकील को या बार एसोसिएशन को लगता है कि जजेस में कोई कमी है या उनको जजमेंट गलत है, तो फिर आप उनको पर्सनली बोलिए, जाके बार एसोसिएशन उनको पर्सनली जाके बोले इन कैमरा और उनको बताए। और साथ ही अगर गलती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अंदर, तो बात बोले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कि उनमें कमी है या हमको ये दिक्कत लगती है, वो दिक्कत लगती है, कि वो अंदर की जो गंदगी है वो अंदर ही साफ हो जाए, इसकी कोशिश आपको करनी चाहिए। जब आप घर का लिनन बाहर साफ कर देते हैं तो ये गलत हो जाता है। कोर्ट ने बात करी अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और ये कहा कि कोर्ट को किसी भी प्रेशर से, सिर्फ एग्जीक्यूटिव के प्रेशर से नहीं, किसी और व्यक्ति के प्रेशर से भी दूर रहना चाहिए और इसीलिए किसी व्यक्ति को कोशिश नहीं करनी चाहिए, मीडिया हो चाहे व्यक्ति हो, कि वो जजेस के ऊपर प्रेशर बना सके किसी भी तरह से। कोर्ट ने यहाँ पे एक टर्म यूज किया, उसका नाम होता है पर्जिंग, PURGING। इसका मतलब ये होता है किसी भी तरह की ग्लानि, कि हमको बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है कि हमने गलतियां कर दी, तो यानी कि शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में बोला। प्रवीण सिंह शाह के मामले के अंदर वर्सेस KA मोहम्मद अली, वहां पे बार एसोसिएशन ने खुद ये कहा कि एक वकील जब ऐसा काम करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो फिर उसको पर्जिंग करनी चाहिए, यानी कि उसके मन में ये फीलिंग होनी चाहिए कि मैंने गलती कर दी और उसकी माफी मांग ले। कोर्ट ने यहाँ पे तरीका बताया कि हाउ टू पर्ज, यानी कि अगर आपने कंटेम्प्ट कर दिया तो कैसे आप उस बात को गिल्टी फील कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप माफी मांग सकते हैं। और कहा कि पहला तरीका यह होता है कि आप अपॉलॉजी दे दें, लेकिन आपकी जो माफी है वो कोर्ट के आदेश के बाद नहीं आनी चाहिए कि आप कोर्ट आदेश करा कि माफी मांग लो तो तुम माफी मांग रहे हो। आपको खुद से ही माफी मांगनी चाहिए, यानी कि कोर्ट को लगे कि आप जो है वाकई गिल्टी फील कर रहे हैं। और हम लोग के अंदर यानी कि सिविल कंटेम्प्ट के अंदर कभी कभी माफी से काम हो जाता है, लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर कोर्ट को लगता है कि केवल फाइन से काम नहीं चलेगा। तो अगर कोर्ट को ये लग रहा है कि आप अपॉलॉजी नहीं दे रहे हैं या फाइन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, आप फाइन देंगे और फिर रिपीट कर देंगे, तो यहाँ पे कोर्ट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जजेस के बारे में अगर आप कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा, तो आपको ये समझना कि जजेस जो होते हैं वो पब्लिक डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वो आर्टिकल्स इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर वो रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनको अपनी इज्जत बचानी होती है, इसीलिए वो इस तरह की डिबेट्स में नहीं पढ़ते हैं और आप उन पर वन साइडेड अटैक नहीं कर सकते। और कमाल की बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे गलती मानी है अपनी। कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा है कि जो 4 जजेस बाहर आए थे वो असल में एक गलत चीज थी और अगली बार से ऐसा ना हो इसकी उम्मीद करते हैं कि सारे मामले अंदर ही सुलझ जाएं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। यहां पे कोर्ट ने कहा कि वी होप इट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट ओकेजन दैट द जजेस हैव गॉन टू प्रेस एंड गॉड गिव्स विजडम टू प्रोटेक्ट इट्स डिग्निटी। कोर्ट ने यहां पे ये कहा कि उम्मीद करते हैं कि ये पहली और आखिरी बार था कि ऐसा कुछ हुआ और उसके बाद हमेशा हर मामला जो है इंटरनली सॉर्ट हो जाए। कोर्ट ने यहाँ पे बात करी अबाउट द एटिकेट्स ऑफ लॉयर, कि उनके मैनर्स क्या होने चाहिए। और कोर्ट ने ये कहा कि जो वकील होता है वो कोर्ट का एक ऑफिसर होता है, वो ऑफिसर ऑफ जस्टिस होता है। और साथ ही लॉ इज नॉट अ ट्रेड ब्रीफ्स नो मर्चेंडाइज, यानी कि कानून जो है वो कोई आपका बिजनेस नहीं है कि आप उससे पैसा कमा रहे हैं, और जो बातें बोल रहे हैं वो कोई गुड्स नहीं है, कोई सामान नहीं है जो उसको आप बेच रहे हैं कि आप अच्छा बोलते हैं तो आप ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे आपको खरीद बेच नहीं करनी है, आप जस्टिस के ऑफिसर हैं और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बेहतर तरीके से जजेस को रिस्पेक्ट देंगे और साथ ही जिस चीज का आप हिस्सा हैं उसको आप इज्जत देंगे। सामने को चैलेंजेस थे, फॉर एग्जांपल मीडिया ट्रायल, यानी कि कोर्ट के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है मीडिया का। दूसरी बात यह कि उनके वकील ने यह बोला था भूषण जी के कि अगर आप इनको कर देंगे पनिश तो ये कहलाएंगे शहीद, कि देखिए इन्होंने माफी नहीं मांगी और फिर भी ये शहीद हो गए, तो एक ये बात आ जाएगी। तो कोर्ट को ये लगा कि देखिए हमको मीडिया से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने ये कहा कि देखिए धर्मकोश चैप्टर 43, नारद चैप्टर 36, 4 और 5, और वहां पे उन्होंने बहुत बढ़िया लाइन कोट करी और ये कि जजेस हैव टू बी वेल वर्स्ड इन लॉ एंड इम्पार्शियल इन देयर वर्ड्स, कि जजेस को लॉ में बहुत मजबूत होना चाहिए और इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। दोस्त हो या दुश्मन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका जजमेंट किसी से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक आखिरी बात कोट करी बाय प्रशांत भूषण लॉयर राजीव धवन, और वहां पर उन्होंने ये कहा कि सेक्शन 3 क्लॉज 22 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट ये बताता है कि क्या कार्य होगा गुड फेथ में, किसको बोलते हैं गुड फेथ का कार्य। और ये कहा कि अगर एक बात ऑनेस्ट है, यानी कि अगर एक बात ऑनेस्टली बोली गई है, चाहे वो थोड़ी बहुत नेग्लिजेंट हो या ना हो, तो फिर वो गुड फेथ ही कहलाती है। लेकिन कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को नहीं माना और उनको सजा दे दी ऑफ 1 रुपी फाइन, और साथ ही साथ ये बोला कि अगर ये फाइन ना दे पाए तो इनको 3 साल तक बार हो जाएगा इनकी प्रैक्टिस पे, और साथ ही 3 महीने की जेल हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन।